हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम आपके सामने दोबारा से उपस्थित है फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और ये हमारा लेक्चर 11 चल रहा है। पहले चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पार्ट 11 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमारी 10 क्लासें हो चुकी है, 10 क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक, उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले कल वाली जो है तो नेटवर्किंग समस्या होने के कारण क्लास नहीं चल पाई। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में लास्ट में एक मुझसे ह्यूमन एरर, एक मानवीय गलती जिसको कह सकते हैं, हो गई थी जल्दबाजी में। जो आपको पीडीएफ नोट दिया गया उसमें बिल्कुल क्लियर है, मैंने बोला भी बिल्कुल क्लियर है। केवल लिखने में मुझसे एक यहाँ पर एक भूल हो गई थी। एक भूल यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जल्दबाजी में केवल क्या हो गया था कि ई अक्ष जो तुलना हमने किया था, ई अक्ष इक्वल टू और ई निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने तुलना किया था, यहां पर हमने 2kp/r³ लिखना चाहिए था। तो बस यही एक गलती हो गई कि p की जगह पर हमने q लिख दिया था, जो कि गलत है। q की जगह पर p कर लेना है आपको। ठीक, और सेम कंडीशन यहां पर भी हमने क्या किया था, kp/r³ की जगह पर kq/r³ कर दिया है। यहां पर हमने 2kq लिख दिया था, ये नहीं होगा, 2kp होगा। यहां पर हमने क्या किया था, kp कर दिया था, kp की जगह kq कर दिया था, q की जगह हमें p करना है। ये ध्यान में रख लो कि यहां पर हमने जल्दबाजी में केवल बोला p ही है। आप क्लास को देख सकते हैं, बोला p ही है, लेकिन लिख q दिया है। ये आप सही कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, और अगला टॉपिक जिसमें लिखने की चीजें बहुत ज्यादा थी, इसमें केवल ऐसे ही याद करने वाली चीजें हैं, तो हमने इनको पहले लिख दिया है, समझ सकते हैं आप। सबसे पहले देखता हूं वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। इसकी भौतिक यूज क्या है, फिजिकली यूज क्या है, इसका भौतिक सार्थकता क्या है। तो यहां पर मुझे देखने को मिलता है जो विभिन्न प्रकार की यौगिक है, वो चाहे हमारे भौतिक यौगिक हो अथवा रासायनिक यौगिक हो, वे ध्रुवीय यौगिक है अथवा अध्रुवीय यौगिक है। वे ध्रुवीय यौगिक है अथवा अध्रुवीय यौगिक है। इनको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम वैद्युत द्विध्रुव का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक यौगिक ध्रुवीय यौगिकों अथवा अध्रुवीय यौगिकों को पहचानने के लिए सार्थक उपयोग है इसका। बात क्लियर हो गई। क्या करते हैं हम, जो वैद्युत द्विध्रुव का सार्थक उपयोग है वो केवल क्या है, रासायनिक अथवा भौतिक यौगिकों के ध्रुवित अथवा अध्रुवित होने का जो है हमें पहचान करने का निर्णय देते हैं। अब बात यहां से क्लियर होती है। अब बात आती है कब ध्रुवित होगा और कब अध्रुवित यौगिक होगा। तो मैंने लिखा यहां पर कि यदि किसी यौगिक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P = 0 0 हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर देखो P = यदि 0 हो तो वे यौगिक क्या होते हैं बच्चा, अध्रुवीय यौगिक होते हैं। वे यौगिक जिनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P = 0 होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अध्रुवित यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे CO2 H2 और CH4। यहां पर इन चीजों के कैसे होता है अध्रुवित, ये जानना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्थकता उपयोग क्या है। तो यहां से हम इसको डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से फिलहाल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो अगले टॉपिक पे अगला जो हमारा है कि जिन यौगिकों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, जिन यौगिकों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है वे क्या होते हैं बच्चा, वे यौगिक अध्रुवित, वे यौगिक क्या होते हैं, ध्रुवित यौगिक होते हैं। वे यौगिक क्या होते हैं, ध्रुवित यौगिक होते हैं। बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल H2SCl और NH3 में ले सकता हूं। तो हो गई यहां से क्लियर भौतिक सार्थकता क्या है। एक बार फिर से मैं क्लियर करते हुए चलता हूं कि किसी भी यौगिक के ध्रुवित अथवा अध्रुवित पहचानने के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव का उपयोग करते हैं, इसका फिजिकली यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो तो वे यौगिक अध्रुवीय होंगे, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P = यदि 0 नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा बच्चा, ध्रुवित यौगिक होगा। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हम उसको कह सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग पहुंचते हैं धीरे धीरे। ठीक, क्या है बच्चा वो, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, जो हमारा टॉपिक होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा ये आज का। ठीक है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ये चीजें आनी जरूरी होगी। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। चलो हम मानते हैं कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है, देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये आप लोग बिल्कुल पहले से जानते हैं, है ना। जब दो आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वो मेरा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक, तो मानते हैं हम कि यहाँ पर एक मेरा प्लस का, यहाँ पर एक माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर मेरा एक प्लस का क्यू, यहाँ पर मेरा एक प्लस का क्यू आवेश है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और इनके जो बीच की दूरी है बच्चा वो कितनी है, मैं कई बार बता चुका हूं। 2a मानने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य होता है, कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है। ठीक, ये और यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये मेरा हो जाएगा E वेक्टर। बात यहां से क्लियर हुई? इतना जल्दी से बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पर इसको मैं हटा करके ये हो गया मेरा प्लस का क्यू। ठीक, तो दो आवेश एक दूसरे से क्या है, 2a दूरी पर रखे हुए हैं और एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा है, ये मेरा है माइनस का क्यू। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा है, ये थोड़ा सा छोटा कर लें, हाँ ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक लाइन, देखिए कि ये जो है, जो वैद्युत क्षेत्र है, बात समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक दूसरे से हम मान लेते हैं बच्चा कि थीटा कोण पर रखे हैं। कहां पर रखे हुए हैं, थीटा कोण पर रखते हैं। लिखते हैं हम इस बात को कि माना, तो मैंने लिख दिया इसको कि माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोण थीटा पर रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोण थीटा पर रखा है। बात क्लियर हो गई यहां से? इतने में किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बता दो मुझे भाई, जल्दी से बता दो यहां पर कोई, किसी को कोई दिक्कत? तो ये बल आघूर्ण जो होता है, यहां से एक बात हम और समझ करके चलते हैं। बल आघूर्ण हमारा 11 का टॉपिक है। ठीक, ये दोबारा से यहां आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि आप वहां पर नहीं पढ़े हुए हैं तब आपको यहां समस्या देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करनी है, चीजों को समझते हुए चलना है। जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे दूसरे दिन जरूर बता दूंगा आपको। बात क्लियर हुई यहां से? ठीक, चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हो, अब बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या है, किसी वस्तु को ऐसे रखिए, उसको घुमा देना, वस्तु को घुमा देना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा क्या है, ये इस प्रकार से एक ये है, यहां पर बल लगेगा तो ये वस्तु इस प्रकार से घुमा दे, ऐसे इसको घुमा दे, तो यहां पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण जो उत्पन्न होता है, जो बल लगेगा यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा, जो वस्तु घूमेगी, तो वहां पर जो प्लस का क्यू, बात को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जो प्लस का क्यू आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा और जो माइनस क्यू आवेश होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। बात क्लियर हुई? तो जो प्लस का क्यू मेरा है, प्लस का क्यू यहां से जो मेरा आवेश है वो किस तरफ बल लगाएगा, इधर की ओर बल लगाएगा।
ठीक, क्योंकि ये प्लस का क्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा तो बल हमारा ये हो जाएगा, तो इस कारण कौन सा बल लगेगा, एफ प्लस क्यू। क्लियर बात। अब यहां पर आते हैं माइनस का क्यू, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इस दिशा में, तो इसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो यहां पर जो बल लगेगा बच्चा, वो बल कौन सा लगेगा, वो यहां पर लगेगा एफ माइनस क्यू का बल लग जाएगा। माइनस क्यू के कारण बल हो गया तो एफ माइनस क्यू, और जहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू के कारण जो बल लगा वो एफ प्लस क्यू। बात क्लियर हुई यहां से। मैं फिर से एक बात को दोहराते हुए चलता हूं कि प्लस क्यू जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा, और जो माइनस का क्यू होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। मैं लिखता हूं इस बात को, मैं लिखता हूं इस बात को, ठीक, तो लिख दिया मैंने इस बात को कि द्विध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, तो विद्युत क्षेत्र ई प्लस क्यू उधर की दिशा में एफ प्लस क्यू हो गया, और विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये चीज को मैंने अभी आपको समझाया था। तो यहां पर जो बल उत्पन्न होगा अर्थात प्लस क्यू के कारण जो होगा एफ प्लस क्यू, यहां से एक बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि मैंने पढ़ा था E इक्वल टू एफ अपान क्यू, E इक्वल टू एफ अपान क्यू, ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E से Q में गुणा कर लेंगे ई क्यू, F इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्यू। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि F प्लस क्यू क्या हो जाएगा हमारा ई क्यू, ठीक, ई क्यू, और F माइनस क्यू क्या होगा, वही होगा विद्युत क्षेत्र और आवेश, विद्युत क्षेत्र और आवेश। समझ में आ गई बात। F प्लस क्यू यहां पर बल जो लगेगा ई क्यू, और F माइनस क्यू क्या होगा ई क्यू। यहां पर जो मैंने लिखा था अभी E इक्वल टू एफ अपान क्यू, ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर देखो बल, देखिए आप लोग जो भी लगेगा बिल्कुल समान लग रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप पे, एक लाइन में और लिखता हूं तब उसको समझाता हूं। तो मैंने इस बात को लिख दिया कि जो है F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे से विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। ये इधर की ओर बल लग रहा है और इसका इधर की ओर बल लग रहा है, बिल्कुल विपरीत है। ये इधर को बल लग रहा है, इधर को, क्योंकि इस प्रकार से वस्तु है, एक बल इधर को लग रहा है तो इस प्रकार से वस्तु ऐसे घूमे, इस प्रकार से ऐसे वस्तु घूमेगी, ठीक। और क्रिया रेखा, यहां पर एक नया शब्द देखने को मिलता है, एक क्रिया, एक एवं क्या है, क्रिया रेखा भी भिन्न है। तो क्रिया रेखा क्या होती है, जिस लाइन में, जिस रेखा में मेरा बल लग रहा है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी बच्चा, ये मेरा हो जाएगा क्रिया रेखा, ये मेरा क्या हो जाएगा क्रिया रेखा माइनस क्यू, यहां पर ये मेरी हो जाएगी क्रिया रेखा, ठीक। क्यों, देखो इस प्रकार से जब ऐसे बल लगेगा इधर की ओर तो इस प्रकार से ऐसे वस्तु घूमेगी, है ना, इस प्रकार से। तो क्रिया रेखा भी इसकी क्या है, इधर की ओर, ये इधर की ओर, तो क्रिया रेखा भी मेरी क्या है, भिन्न है। तो यहां पर जो बल होगा वो क्या करेगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बल गुणे जो क्रिया रेखा होती है ना, क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, बल के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी क्या होती है, देखो बात को समझिएगा। यहां पर जो ये क्रिया रेखा मेरी है और ये वाली, एक मिनट देखो यहां पर मैं देख लूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा केवल जल्दी से, शायद हल्का सा नहीं दिख रहा है, मैं इसको सही करता हूं। चलिए अब दिख रहा है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जो प्लस का क्यू यहां से, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, जो क्रिया रेखा है उन क्रिया रेखा के बीच की हम लंबवत दूरी लेंगे। लंबवत दूरी मतलब यहां से एक 90 अंश 90 डिग्री की कोण बनाते हुए एक रेखा हम इस पर खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हम यहां से खींचेंगे, लंब डालेंगे जिसको हम यहां पर कह सकते हैं। तो यहां से ये 90 डिग्री का हम यहां से निकालेंगे। यदि मैं इनको नाम देना प्रारंभ करूं तो ये मेरा हो जाएगा ए, ये मेरा हो जाएगा बिंदु बी यहां पर, और ये मेरा बिंदु हो जाएगा सी। तो अर्थात यहां पर जो बल के क्रिया रेखा के
बीच की क्या है, रेखा के मध्य लंबवत दूरी अर्थात BC। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बल आघूर्ण को मैं लिखता हूं टाउ से, ठीक है, टाउ नहीं कहिएगा, टाउ से। और बल मेरा क्या लग रहा है, E इंटू क्यू, इसको ले सकते हैं, इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो EQ मेरा बल लग रहा है, और बल के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी अर्थात BC, क्या बच्चा, BC। और मैं अब BC का भी मान निकालूंगा। तो BC का मान निकालने के लिए BC इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, देखो अब हम आ जाते हैं त्रिभुज में ABC में। त्रिभुज ABC ये समकोण त्रिभुज है बच्चा, क्या है, समकोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री हो गया ना, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो एक चीज बताओ, समकोण त्रिभुज में हम साइन थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अगर हमको निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, लंब बटे कर्ण करेंगे, लंब बटे कर्ण करेंगे, है ना। और लंब अर्थात BC, लंब का मतलब हो गया बच्चा BC, और कर्ण का मतलब हो गया AB। तो BC का यदि हम यहां पर देखें, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा BC जो मुझे निकालना है, और AB का मतलब 2a। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा में 2 से गुणा करेंगे तो 2a साइन थीटा। यहां से मुझे क्या मिल गया, BC का मान यहां पर हम रख देते हैं, BC का मान हम यहां पर रख देते हैं। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा EQ 2a साइन थीटा। टाउ का मान कितना आ गया, EQ 2a साइन थीटा। अब एक बात बताओ, यहां से हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में क्या पढ़े, P इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है कि चूंकि P इक्वल टू Q इंटू 2a क्या होता है बलाघूर्ण में, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि वैद्युत ध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, तो Q इंटू 2a। तो यहां से P, जहां Q इंटू 2a, Q और 2a, इसकी जगह हम P रख सकते हैं ना। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, टाउ इक्वल टू आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा EP साइन थीटा, EP साइन थीटा, क्या आ जाएगा, EP साइन थीटा। टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा। एक बात यहां से मुझे बताओ बच्चा, एक चीज बताओ कि जब आप लोग 11th में यदि लिखा होता था AB साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते थे A क्रॉस B, इस प्रकार से लिखते थे कि नहीं, वेक्टर लगा के इस प्रकार लिख सकते हो। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू, यहां पर ये भी हम लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू E वेक्टर लगा के क्रॉस P, ये भी हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो E क्रॉस P ये हो गया। अब आ जाते हैं कुछ स्थितियां देख लेते हैं, हम कुछ स्थितियां देख लेते हैं। तो टाउ EP साइन थीटा क्या आ गया, एक विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोण थीटा पर रखा है, और यहां पर ये क्या है, बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। समझ में आ गई बात, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं केस पे, केस 1 चलते हैं, स्थिति 1, केस 1, स्थिति 1 पे आते हैं। स्थिति 1 पे आते हैं, यहां पर क्या है, देखो यहां पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान क्या है बच्चा, विद्युत क्षेत्र है, ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और यहां पर एक जो है विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव कौन सा, यहां पर है -q, ठीक है, और यहां पर है +q। समझ में आ रहा है ना बात को, यहां पर क्या है -q और यहां पर क्या है +q। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव, ये हमारा हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। मैं यहां पर थीटा का जो है, जो ये थीटा है ना, थीटा तो आप जानते हैं क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू कि एक समान अर्थात वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण। तो -q +q, तो यहां पर जो दिशा की बात होगी तो ये +q की ओर होगा, इधर की ओर है ना, दिशा इधर की ओर होगा, तो ये हो जाएगा P, ठीक। और ये में देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव जो होगा
इसकी दिशा इधर की ओर होगी ना, ई की ओर, क्योंकि प्लस क्यू की ओर चलती है। मैंने बताया था ना जो बल लगेगा प्लस होता है वो ई की ओर लगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की ओर बल लगाता है। तो यहाँ पर देखो, अब जब उसी की दिशा में है तो थीटा यहाँ पर क्या है, कोई कोण नहीं बन रहा, थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा यहाँ पर क्या है, तो जब लिख सकता हूं मैं, जब थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर थीटा की जगह हम 0 रख देंगे। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई साइन 0। और आप जानते हो कि साइन 0 का मान होता है क्या, 0 ना, साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो बलाघूर्ण होगा वो न्यूनतम होगा जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। सेकंड पे आते हैं, केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड 2। केस नंबर 2 में क्या देखते हैं कि ये मेरा एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और यहां पर विद्युत द्विध्रुव है एक, ये हो गया। अब यहां पर बात समझना, केवल हल्की सी जो है बदला होगी, और देखो क्या बदलता है, ठीक। ये प्लस, यहां पर पहले क्या था, माइनस क्यू था, यहां पर ये प्लस क्यू है, विद्युत क्षेत्र हमारा ये है, ठीक। अर्थात अब यहाँ पर थीटा क्या हो गया, ठीक, यहाँ पर थीटा क्या, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो मेरा हो जाएगा, दिशा अब इधर की ओर हो जाएगी, दिशा किधर की ओर जाएगी, उधर प्लस क्यू की ओर होगी ना, तो दिशा मेरी क्या हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। और इसको हम लिखेंगे पी आघूर्ण, ठीक। तो अब देखो, अर्थात जब थीटा इक्वल टू, जब, अब बताओ जल्दी यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, देखो पहले हम यहां पर थे, बात समझो, यहां पर थे, अब हम घूम करके इस प्रकार से यहां पर आ गए हैं, तो अब कोण क्या हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा अब 180 अंश, क्योंकि प्लस क्यू आ गया ना, यहाँ ये घूम करके इधर चला आया, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो जब यहां पर हम थीटा क्या रखेंगे, 180 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू ई पी साइन 180। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर साइन 180 भी 0 होता है, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत। तो थीटा इक्वल टू 180 पर भी टाउ का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, अर्थात बल आघूर्ण क्या होता है, न्यूनतम होता है। केस नंबर 3 देखता हूं, ये मेरा हो गया केस नंबर 2, स्थिति 2 थी। अब हम आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर हमारा कौन सा होगा, 3 होगा। यहां पर भी वही एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान क्या है बच्चा, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, वो क्या है, लंबवत है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव यहां पर है लंबवत, ठीक। ये मेरा माइनस क्यू और ये मेरा प्लस का क्यू, दिशा क्या होगी, प्लस क्यू की ओर होगी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ऊपर की ओर दिशा बना देते हैं, प्लस क्यू की ओर, और जो हमारा आघूर्ण होगा वो पी हो जाएगा, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, अब 90 अंश बन गया ना, तो जब थीटा इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब हम रखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा टाउ इक्वल टू पी रखो, साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई पी साइन 1, जब 90 रखेंगे तो ये हमारा 1 से गुणा होगा, तो ई पी, टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई पी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि टाउ का मान क्या आ जाएगा बच्चा, यहां पर आ जाएगा मैक्सिमम। ये दोनों मिनिमम हो गए, 0 पे मिनिमम, ठीक, और 180 पर मिनिमम, मतलब एकदम न्यूनतम 0, और मैक्सिमम कितना आ गया, टाउ मैक्सिमम आ गया ई पी। तो ये मेरी हो गई तीनों स्थितियां, ठीक, तीनों स्थितियां। अब जो बल आघूर्ण द्विध्रुव होता है ना, बल आघूर्ण द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जो बल आघूर्ण होता है ना, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है ना।
देखो जैसे यहाँ पर हमने बात किया, ये मेरा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, इस प्रकार से है। तो और विद्युत क्षेत्र हमारा इस प्रकार से, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, ठीक। तो ये जो बल आघूर्ण होता है ना, ये जो है विद्युत द्विध्रुव को क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। कहो तो मैं लिख दूं इस बात को कि वैद्युत बल आघूर्ण जो होता है विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। मैं यहां पर इस बात को लिख देता हूं, ठीक है, कि बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसको लास्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से ये टॉपिक हमारा जो है वो समाप्त हो गया। कौन जल्दी से रिवाइज करवाएं, जल्दी से, बिल्कुल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना है विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोण थीटा पर रखा है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो विद्युत हमने बताया था प्लस क्यू जो होगा उसका बल किस लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू जो आवेश होगा उसका क्या लगेगा, बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो विद्युत ध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, तो एफ क्यू इक्वल टू इंटू क्यू, और ई इंटू क्यू क्यों आया, विद्युत क्षेत्र गुणे आवेश क्यों आया, या सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से। द्विध्रुव के माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो यहां पर भी वही बात होगी, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र गुणे आवेश ही लेना है। जब प्लस क्यू तथा जब माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे से विपरीत है, और सही बात विपरीत है, ये इधर की ओर बल लग रहा है, इधर की ओर बल लग रहा है, और इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न है, क्योंकि इस प्रकार से घूमेगा, है ना, क्रिया रेखा भी क्या है, भिन्न है। अतः ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, तो बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी हमारी क्या हो गई, बीसी हो गई, ये वाली, इसको हमने निकाल लिया साइन थीटा से, किससे, साइन थीटा से, है ना, लंब बटे कर्ण से। और तो यहां पर हमने ये मान निकाल के रख दिया। उसके बाद साइन थीटा का मान कैसे निकाला आपको पता है, तीनों केस हो गए। पहले केस में थीटा इक्वल टू 0 हो गया, दूसरे केस में जब प्लस क्यू घूम करके इधर आएगा तो 180 अंश का कोण बन गया, तो यहां से हमने क्या किया, 180 ले लिया, यहाँ पर भी टाउ का मान 0 आ गया, और केस 3 में भी हमने क्या किया, लंबवत लिया, तो यहाँ पर टाउ का मान सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ गया। बात क्लियर यहाँ से, ठीक है। और एक चीज जो सबसे लास्ट में लाइन मैंने लिखा कि बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास समझ में अच्छे से आई होगी। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। जिससे क्या होता है, थोड़ी सी और ऊर्जा मिल जाती है हमको पढ़ाने में, है ना, क्योंकि सपोर्ट जब मिलता है आप लोगों की भाई तभी तो मजा आता है पढ़ाने में। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बिल्कुल पढ़ाने में कोई मजा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि और आप लोग लॉकडाउन का बिल्कुल सदुपयोग करिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। त्याग करके ही पढ़ाई की जा सकती है, क्योंकि जानते हो आप कि सांस को लेने के लिए भी सांस को छोड़ना पड़ता है, सांस को लेने के लिए भी सांस को छोड़ना पड़ता है। तो यदि आप किसी चीज को अपनाना चाहते हैं, यदि आप अपनी शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्लास को जरूर देखेंगे, पीडीएफ से ही नोट्स ना बनाए। मैं बार बार कहता हूं क्लास को देख करके ही नोट्स बनाएं, जिससे समस्या आपको नहीं होगी। मैं कहता हूं एक बार क्लास को पूरा देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ नोट्स आपको मिलती है। क्लास आपको देखने के बाद तुरंत भी नहीं मिल जाती। मैंने 1-2 दिन बच्चे परेशान भी हुए, आप लोग परेशान हुए, तो देखने के 3 घंटे बाद, जब आप क्लास देख लेते हैं उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल पाती है, ठीक है। तो क्योंकि पीडीएफ अपलोड करने में समय भी लगता है थोड़ा सा, तो क्योंकि अब मैंने क्लास अभी पढ़ाया, इसके बाद हमको बनाना पड़ेगा। अब इसको हम बनाएंगे पूरा, अभी अपने हाथ से हैंड राइट नोट्स अपने हाथ से लिखेंगे, उसके बाद ही आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने शिखर पर, अपने लक्ष्य पर जरूर से जरूर पहुंचेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद।